proportion of seats held by women in national parliament. मतलब राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रमाण कितना है, कितने परसेंटेज महिलाएं हैं, इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे. ओके, तो ये जो ग्लोबल सिनेरियो पहले हम देखेंगे कि दुनिया भर में स्थिति क्या है. तो सन 1995 में, सितंबर 1995 में बीजिंग सबको पता है जो चाइना की कैपिटल है. तो इस बीजिंग में 15 सितंबर 1995 को एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी. तो उस वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस स्पेसिफिकली दैट इज ऑन अ जेंडर इशू पे थी, वीमेन से रिलेटेड इश्यूज पे थी. तो उस कॉन्फ्रेंस में ये रिजोल्यूशन पास किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में भी लगभग 17,000 मतलब 17,000 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, दुनिया भर के विभिन्न देशों के लगभग 17,000 प्रतिनिधि तब उपस्थित थे. 30,000 एक्टिविस्ट थे, मतलब सोशल एक्टिविस्ट होंगे, एनजीओज होंगे, 30,000 थे. तो ये जो कॉन्फ्रेंस बीजिंग में हुई सन 1995 में, 15 सितंबर 1995 में, वहां पे एक रिजोल्यूशन पास किया गया. दैट रिजोल्यूशन वाज पास फॉर द विमेन एम्पावरमेंट, जिसको बीजिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, या मराठी में हम कहेंगे जिसको बीजिंग आराखडा. बीजिंगला झाली म्हणून बीजिंग आणि प्लेटफॉर्म और फ्रेमवर्क दैट इज आराखडा. तो 1995 में बीजिंग आराखड़ा या बीजिंग प्लेटफॉर्म जो है वो एडॉप्ट किया गया और वहां पे डिसाइड किया गया कि महिलाओं का या स्त्रियों का नेशनल पार्लियामेंट में भी उनका प्रपोर्शन है, उनका प्रमाण जो है वो बढ़ाना चाहिए. तो तभी 1995 तक जो स्त्रियों का प्रमाण था वो सिर्फ 11% था. पूरे दुनिया का प्रमाण यहाँ पे दिया है. तो 1995 में स्त्रियों का नेशनल पार्लियामेंट में ग्लोबली मतलब दुनिया भर में प्रमाण कितना था, सिर्फ 11% था. वही जब ये बीजिंग प्लेटफॉर्म, जिसको हम बीजिंग आराखड़ा कहेंगे, वो जब पास हुआ तब 2015 में स्त्रियों का पार्लियामेंट का प्रमाण जो है वो बढ़कर 22% हुआ. ये इस बीजिंग आराखड़ा या बीजिंग प्लेटफॉर्म का रिजल्ट है. वहां पे सभी देशों के लोगों ने इसके ऊपर अपनी क्या बोलते हैं कि एक मत, या फिर उन्होंने वहां पे सभी ने डिसाइड किया, मान्य किया कि यस, महिलाओं का प्रमाण पार्लियामेंट में कम है, वो बढ़ाना चाहिए. और तभी ये जो आराखड़ा पास हो गया, उसका नतीजा ये हुआ कि महिलाओं का नेशनल पार्लियामेंट में, राष्ट्रीय संसद में उनका प्रमाण जो है वो बढ़ते गया. ओके, सो ये स्थिति जो थी ये पूरे दुनिया भर की थी. सो मोर देन 50 in January 2015 there were 4 countries with more than 50% of parliament seats held by women. तो लगभग 4 देश ऐसे हैं वहां पे तो महिलाओं का संसद में जो प्रमाण है वो 50% से भी ज्यादा है. और उसमें से भी रवांडा करके एक देश है, शायद आपने इसका नाम सुना होगा. ये रवांडा करके कंट्री में तो महिलाओं का पार्लियामेंट में जो उनका हिस्सा है वो 60%, मोर देन 60% है. तो देखो कितनी अच्छी बात है. और आपको जानकर हैरानी होगी, ये रवांडा ये देश है जो अफ्रीका में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में आता है, जो जिस अफ्रीका को हम पिछड़ा समझते हैं ज्यादातर, है ना. तो उस अफ्रीका में रवांडा करके कंट्री है, वो कितनी, उनकी सोच जो है वो सोच कितनी आगे है. रवांडा जैसे कंट्री में स्त्रियों का, महिलाओं का उनके नेशनल पार्लियामेंट में जो हिस्सा है,
जो रेशो है, जो परसेंटेज है, जो प्रमाण है वो 60% एंड मोर देन 60% है ना। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से सभी डेवलप कंट्रीज ने भी सोचना जरूरी है। ये हमारे लिए रवांडा देश ने हमारे लिए इसका हम कह सकते एक रोल मॉडल करके सामने रखा है कि वहाँ पे वीमेन का जो प्रमाण है दैट इज मोर देन 60% वहाँ पे है ना। सो परसेंटेज अलग अलग कॉन्टिनेंटल में या दुनिया के क्षेत्र में महिलाओं का कितना प्रमाण है, 2000 में कितना था और 2015 में कितना हुआ, ये यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिया गया है। सो ओसिनिया कंट्री है, वहाँ पे 2000 में प्रमाण 3.6% था, वही 2015 में 4.4% हो गया। वेस्टर्न एशिया जहाँ पे स्त्रियों का प्रमाण ओनली 4% था, बीजिंग आराखड़ा की वजह से उनका प्रमाण 12% बढ़ गया। साउथ एशिया जो हमने पहले ही देखा है, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भारत मतलब मालदीव, भूटान जैसे देश आते हैं, वहाँ पे 2000 में स्त्रियों का प्रमाण जो है वो 7% था और 2015 में वो बढ़कर एक्चुअली वो ओवरऑल देखा जाए तो 18% हुआ है। सो दिस इज अबाउट साउथ एशिया, नॉट ओनली इंडिया। सेंट्रल एशिया जहाँ पे महिलाओं का प्रमाण पार्लियामेंट में, संसद में 2000 में 7% था, जो 2015 में बढ़कर 18% हो गया। सब सहारन कंट्रीज में 13% था 2000 में, जो 2015 में बढ़कर 23% हो गया। एंड लैटिन अमेरिका में पहले से ही प्रमाण अच्छा था, 15% था, जो बीजिंग आराखड़ा के बाद बढ़कर 27% हो गया। तो ये प्रोग्रेस जो है महिलाओं को संसद में उनके लिए सीट देने की जो प्रमाण जो है, या जो हम कह सकते हैं शुरुआत जो है उस बीजिंग प्लेटफॉर्म के बाद हुई। अभी ये वेस्टर्न एशिया में कौन से देश आते हैं आप देख सकते हो, ये सब तुर्की, इराक, सऊदी अरेबिया, येमेन, ओमान, बहरीन, कुवैत, ये सब देश है, ये सब वेस्टर्न एशिया में आते हैं। हाँ, तो ओके, सो वेस्टर्न एशिया में ये सब आते हैं, बहरीन वगैरह, अरब, तो वहाँ पे भी प्रमाण बढ़ गया है। साउथ एशिया तो हमें पता है। सेंट्रल एशिया में देखो 7% था, बढ़कर 18% हो गया। जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो ये सब देश आते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्क किर्गिस्तान या फिर तुर्कमेनिस्तान, है ना। सो ये देश जो है, ये सब देश सेंट्रल एशिया में आते हैं, जहाँ पे महिलाओं का प्रमाण जो शुरू में 7% था वो बढ़कर 18% हो गया। और लैटिन अमेरिका में 15% था। लैटिन अमेरिका में ये पेरू, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना, है ना, ये सब देश है, मेक्सिको वगैरह, ये सब लैटिन अमेरिका में आते हैं। तो लैटिन अमेरिका में शुरू से ही प्रमाण काफी ठीक था कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज से, तो वो बढ़कर 15 से बढ़कर 27% जो है वो हो गया। अभी ये दुनिया भर की स्थिति है। अभी भारत में क्या स्थिति है, तो हम भारत की स्थिति भी जान लेते हैं। सो भारत में अब तक 17 इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के। 2019 तक का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। 17 इलेक्शन हुए। सो जनवरी 2015 में भारत में जो 542 मेंबर्स लोकसभा में चुने गए, उसमें से महिलाओं की संख्या 65 थी, और जो 242 मेंबर्स राज्यसभा में चुने गए, उसमें से महिलाओं की संख्या जो है वो 31 थी। तो हम कह सकते हैं भारत में 2004 में जो प्रमाण 9.2% था, वही प्रमाण 2015 में जाके 12.24 हुआ।
तो थोड़ी बहुत महिलाओं के बारे में हम कह सकते हैं पार्लियामेंट में उनको लेने की कोशिश की गई है, उनका प्रमाण, उनका रेशो बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई है, हालांकि ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये हमें नंबर से पता चलता है। सो इंडिया का जो रैंक है वो इंडिया का रैंक पूरे वर्ल्ड में 115 115 इन द proportion of women in national parliament held by women। सो भारतीय संसद में या राष्ट्रीय संसद में महिलाओं का प्रमाण कितना है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो महिलाओं का जो स्थान था वो 115 इतना था, मतलब 115वां उनका नंबर था। ये डेटा है 2015 का, ये डेटा है 2015 का। 2017 में हमारा जो नंबर है वो घटकर 147 हुआ है, और ये सब हमारे डेटा से सब इंफॉर्मेशन मैंने ली है। सो 2017 का डेटा जो है 1 अगस्त 2017, तो 1 अगस्त 2017 में स्त्रियों का जो प्रमाण, जो नंबर या भारत का जो नंबर रैंक 115 था, 115 था, वही घटकर अभी 147, मतलब हम और पीछे चले गए हैं। सो वीमेन रिप्रेजेंटेटिव आर लेस इन इंडिया कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको एक टेबल दिखाई देगा, ये टेबल उसी से लिया है। भारत ने जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अपना रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। सो प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन नेशनल पार्लियामेंट 2004 में 9.2 था, 2013 में 11.46 हो गया, 2015 में और बढ़ गया 12.24, और 2017 में घटकर 11.98%, परसेंट का साइन वहां पे रह गया। सो इन 2017 11.98% हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो 2015 में हमारी रैंकिंग महिलाओं को संसद में, राष्ट्रीय संसद में सीट देने में जो रैंकिंग थी दुनिया भर में वो 115 थी, वही घटकर 2017 1 अगस्त 2017 के रिपोर्ट से वो घटकर 147 रैंक पर हम चले गए हैं। मतलब महिलाओं को 2015 के बाद पार्लियामेंट में, नेशनल पार्लियामेंट में प्रवेश देने के प्रमाण में निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहा है कि घटौती हुई है, प्रमाण उनका कम हुआ है। जो वीमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात करते तो उसके हिसाब से ये कुछ अच्छी निशानी नहीं है, कुछ अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान में यहाँ पे आता है। सो दिस इज द proportion of seats held by women in national parliament. These are all the scenario globally we can see, and this is the Indian scenario. तो ग्लोबल से हम भारत कहाँ पे खड़ा है ये हम इजीली इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो दीज आर proportion seats held by women in national parliament। अभी इस पे कुछ डाउट है, आराम से पढ़ सकते हो, समझ में आ रहा है। नंबर है, डेटा है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा परसेंटेज वगैरह फॉर द एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको सही से पढ़ना है, ताकि आप परसेंटेज इधर का उधर भी हो गया तो आपका सवाल जो है वो गलत हो सकता है। वो तो बहुत एग्जाम के हिसाब से रही, लेकिन बीइंग एज अ इंडियन सिटीजन भी आपको सोचना है कि भारत में स्त्रियों का प्रमाण जो बढ़ रहा था वो कम कैसे होने लगा है, तो इसके ऊपर भी सोचना एज ए इंडियन सिटीजन हमारा काम है। सो दिस इज द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन हेल्ड इन नेशनल पार्लियामेंट ग्लोबली एंड इंडियन सिनेरियो। सो इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। सो नाउ मेजर्स टू अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट। अभी आप बताओ, आप टीचर हो या आप एक इंडियन सिटीजन हो, तो महिलाओं का सक्षमीकरण बढ़ाने के लिए या जेंडर इक्वालिटी प्रस्तापित करने के लिए एज ए टीचर, एज ए इंडियन सिटीजन आप क्या क्या कर सकोगे, क्या क्या करना चाहिए आपको लगता है? वन बाय वन बताओ, क्या क्या करना चाहिए आपको लगता है?
ओके, स्त्री पुरुष भेद केला नहीं पाहिजे अजून, तो उसमें क्या करना चाहिए? भेद नहीं करना चाहिए, सही बात है। तो उसको हम कैसे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं ताकि महिलाओं का प्रमाण बढ़ सके, एम्पावरमेंट का, सक्षमीकरण का प्रमाण, संधी दिली गेली पाहिजे। करेक्ट करेक्ट। और क्या करना? हाँ बोल। यस करेक्ट। उनको जो सैलरी है, हाँ येस येस, मुलींचा म्हणजे महिलांचा अनेक कार्यक्रमामध्ये उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात। और आलेली नाही त्यांना ती देणं तितकंच आवश्यक आहे। बरोबर सांगितलंस तू। बरं, आणखी? ओके, सो हा बोला, हा बोल। हो हो, येस करेक्ट आहे। अगदी अगदी मान्य आहे, अगदी मान्य आहे। प्रत्येक गोष्टीचे प्रॉज अँड कॉन्स, म्हणजे आपण होणे प्लस मायनस पॉइंट आहेत। कधी कधी फेमिनिझमचा अतिरेक होतो आणि मग म्हणजे फेमिनिस्ट म्हणजे काय, तर नेहमी पुरुषांना शिव्या घालणारे असा एक दृष्टिकोन बनतो, तोही चुकीचा आहे। तर दोघांनाही इक्वल करत असताना ज्यांना जास्त संधीची गरज आहे त्यांना ती दिली गेली पाहिजे, हे बरोबर आहे। पण म्हणून फेमिनिझम चुकीचा आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही, कारण आपण स्त्रियांनी जर तुम्ही सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर याला लढा दिलात, संघर्ष केला, तरच तुम्हाला अधिकार जे आहेत, हक्क जे आहेत ते मिळणार आहेत। त्याच्यामुळे ही गोष्ट पण आपण लक्षात घेतली पाहिजे। ओके, सो ओके फाईन। आणखी काय कुणाला म्हणायचं आहे? ओके, बरं, नंतर काय असेल तरी सांगा। सो एज्युकेशनल लेवलवर आपल्याला महिलांना कशी सुरक्षितता प्रदान करता येईल, है ना, आणि त्यांचं प्रमाण आपल्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये कसं वाढेल याचा विचार करणं गरजेचं आहे। महिलांची सुरक्षितता, त्यांची स्वच्छता, ट्रेनिंग, जेंडर सेन्सिटिव्ह करिक्युलर असणं गरजेचं आहे। सॅनिटेशन, वॉटर फॅसिलिटी या सगळ्या गोष्टी महिलांना सुद्धा पुरवणं गरजेचं आहे। आपल्यासारख्या देशामध्ये आपल्याला राईट टू पी साठी आंदोलन करावं लागतं। राईट टू पी म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे की आपण जेव्हा मुंबई सारख्या शहरामध्ये बाहेर पडतो, तो मुंबई सारख्या शहरामध्ये काय होतं, पुरुषांना बाथरूमला जाण्यासाठी, वॉशरूमला जाण्यासाठी ठिकठिकाणी सोयी सुविधा असतात, महिलांसाठी नसतात। म्हणजे मुंबई सारख्या स्टेशनला तुम्हाला दिसतील कदाचित, पण इतरत्र तुम्ही फिरलात तर पुरुषांसाठी या व्यवस्था खूप मोठ्या प्रमाणात असतात। म्हणून आजही आपल्याकडच्या महिलांना राईट टू पी साठी आंदोलनं करावी लागतात। ही खूप खेदाची गोष्ट आहे। त्याच्यामुळे त्यांच्या सॅनिटेशनचा, सेफ्टीचा आणि पुरुषांसारख्या त्यांच्या पण गरजा आहेत, काही नैसर्गिक गोष्टी त्यांनाही कराव्या लागतात। ही गोष्ट लक्षात ठेवून त्यांच्याही या सगळ्या सोयी सुविधांकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे। ओके, जेव्हा आपण आपल्या शिक्षणाचा विचार करतो तेव्हा त्या प्रकारे त्यांना ट्रेनिंग करणं, जेंडर सेन्सिटिव्ह करिक्युलमचा समावेश असणं, असा अभ्यासक्रम की जिथे महिलांच्या प्रगतीला प्राधान्य दिलेलं आहे, अशा प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असणं जास्त गरजेचं आहे। ओके, सो अवेअरनेस रेजिंग कैंपेन टू प्रमोट सेकेंडरी एंड टर्शरी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड वीमेन शुड बी एक्सपांडेड। इसका मतलब है कि महिलाओं को खास करके माध्यमिक और उच्च शिक्षा लेने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अवेयरनेस निर्माण करना चाहिए। लोगों में हमें जागृति निर्माण करनी चाहिए, जिससे लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा जो है वो ले सकेंगे ना। अभी समझो कि अभी जो है वो समय बदल रहा है। अभी लड़कियों को हायर एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहन घर घर से देते हैं, लेकिन ये प्रमाण अभी भी शहरों तक सीमित है, सिटी तक सीमित है। तो गांव में भी या फिर जो छोटे मोटे शहर है वहाँ पे भी इसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए कि लड़की अगर पढ़ेगी तो उससे उसकी तो उन्नति होगी, लेकिन उसके साथ साथ समाज की भी उन्नति होगी। इस तरह से अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। कैंपेन मतलब मूवमेंट हम कह सकते हैं, इस तरह की मूवमेंट हमें चलानी चाहिए।
Okay, so access to educational facility is a significant practical barrier for women and girl, है ना। तो महिलाओं को जो भी है शिक्षा के लिए उनको जो भी है ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी सुविधाएं जो है वो देनी चाहिए। हालांकि वो कागज पे रहती है, प्रैक्टिकली इट इज, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो उसके बारे में भी उनको कैसे एक्सेस मिले, वो प्रैक्टिकली कैसे मतलब वो कैसे एक्चुअल में उनको फैसिलिटी मिल जाए, इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था जो सुरक्षित हो, रिलायबल हो, इस तरह की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे पेरेंट्स के मन में हमारी लड़कियां सुरक्षित है ये भाव निर्माण हो सकेगा और वो लड़कियों को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे शहर में भेज सकेंगे। तो इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। प्रायोरिटी एम्पावरमेंट मेजर्स आर प्रोवाइडिंग वीमेन वोकेशनल एजुकेशन, है ना, उनको विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के शिक्षण देने चाहिए। प्रमोटिंग पैरिटी इन वेजेस, मतलब जो पहले आपने कहा जो मजदूरी हम करते हैं या जो हमें सैलरी मिलते है उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। महिलाओं के सुरक्षितता के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो एक्ट है, जो लॉज है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, है ना। कम से कम मनरेगा जो है, मनरेगा मतलब आप सबको पता है कि जिससे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है ना। ये 2005 का कानून है, जो एक्ट है जिसको हम कह सकते। उस एक्ट के तहत हर एक को काम देना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, दैट इज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एटलीस्ट वो अपना पेट भर सके इतना तो काम सरकार ने देना चाहिए, और इसलिए मनरेगा जैसा जो है कानून हमारे देश में लाना पड़ा। 2005 में यह आया कि उससे पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी कुछ छोटा मोठा काम मिलेगा जिससे वो अपनी कमाई कर सकेंगे, है ना। मनरेगाच्या योजना तुम्ही बऱ्याच पाहत असाल, कभी कभी हमारे गांव में, शहर में इस योजना के तहत रास्ते बनाए जाते हैं, नदियां बनाई जाती है, या बहुत सारे ऐसे काम किए जाते हैं जहाँ पे लोग मजदूरी करते हैं और जहाँ पे उनको काम मिलता है, उससे उन्हें इकोनॉमिकली उनको फायदा होता है, पैसा मिलता है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और उसमें महिलाओं को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। पॉलिटिक्स में जो 33% रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन आज भी पंचायत राज तक ही सीमित है। मतलब ग्राम पंचायत के इलेक्शन के लिए आपको रिजर्वेशन दिखेगा महिलाओं के लिए, इसलिए गांव में महिला सरपंच बन चुकी है, बन सकती है, बट दैट रिजर्वेशन इज स्टिल नॉट देयर इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन आज भी पैट्रियार्कल सिस्टम की वजह से लोग लागू नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमने देखा महिलाओं का प्रमाण जो है वो साल दर साल बढ़ने के बजाय अभी रिवर्स उसका जो है परिणाम शुरू हुआ है, वो घटते जा रहा है। टोटल हम परसेंटेज हमने देखे, जो 2004 में कम था, बाद में 13-15 में बढ़ गया, 17 के रिपोर्ट से वापिस वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसका मतलब है पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन है, वो महिलाओं को अगर हम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा महिला चुनकर पार्लियामेंट में जाएंगी और अपने हित की बात, अपने कम्युनिटी के हित की बात, महिलाओं के हित की बात जो है वो वहां पे रख सकती है। तो इसलिए ये भी जरूरी है, जिसको हमें एज अ कैंपेन, एज अ मूवमेंट चलाना चाहिए, ताकि इसको हम मतलब प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। तो इस तरह के काम हमें करने चाहिए। सो मेक वर्क प्लेस सेफ एंड अट्रैक्टिव फॉर वीमेन। काम की जगह उनके लिए सेफ हो, सुरक्षित हो, उनके सभी इसकी ख्याल रखा जाए, उनके फिजिकल एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन का, जहाँ पे उनके सभी प्रकार की व्यवस्था जो पुरुषों को मिलती है उनको ही मिले। इस तरह के कामकाज की जगह होनी चाहिए, है ना। रेगुलेटिंग इनफॉर्मल एंड डोमेस्टिक वर्क, है ना, जो घर का काम है वो सिर्फ महिला ही करेंगी, ये सोचना बुरी बात है, ये सही नहीं है। तो पुरुषों को भी उनके काम में हाथ बटाना चाहिए ताकि वो
महिला अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, फैमिली और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ दूसरा सोच सकेगी। सो डोमेस्टिक वर्क मतलब घरेलू काम ये सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, पुरुषों ने भी उसमें अपना हाथ बटाना चाहिए, ये भी उतना जरूरी है। सो प्रमोटिंग वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप विथ स्पेशलाइज्ड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, एक्सक्लूसिव क्रेडिट प्रोविजन, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्सेट्रा। तो महिला भी एक उद्योजक बन सके, इसलिए उस तरह के उसे ट्रेनिंग देना, उसमें स्किल डेवलपमेंट करना, उसमें उस तरह से जहाँ जरूरी है वहाँ पे उसको इकोनॉमिकली हेल्प करना। तो इस तरह से, या जो इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो अभी आपने कहा ना बचत गट वगैरह, इस तरह के ग्रुप होते हैं, या कुछ महिला मिलकर कुछ छोटे लघु उद्योग शुरू करते, तो इसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ताकि महिलाओं से नए नए उद्योजक जो है वो निर्माण हो सके, है ना। जैसे हमने देखा था जब हमने देखे वीमेन रोल मॉडल फ्रॉम अर्बन एंड रूरल, कल्पना सरोज जी का हमने उदाहरण देखा था कि एक कम पढ़ी लिखी लड़की बाद में जाके कैसे कमानी ट्यूब्स जैसे कंपनी की डायरेक्टर बनती है, जिसका टर्नओवर आज भी 2000 करोड़ के ऊपर है। तो अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे महिलाओं को, तो जरूर हर एक में काबिलियत होती है, लेकिन उसको जरूरी है कि आप सपोर्ट करो और उनको फिर आप नए उद्योजक बना सकते हो। तो इस तरह के प्रोग्राम मैंने कुछ चॉकआउट किए हैं, कुछ लिखे हैं। ये तो प्रोग्राम है, इससे भी और आप सोच सकते। सी ऑलवेज रोल, या ये जो टाइटल होता है व्हाट द मेजर शुड टेक, उपाय क्या कर सकते, दिस इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहाँ पे आप अपने खुद के भी विचार डाल सकते हो, लेकिन वो डालते वक्त ये देखना है कि दैट शुड बी रिलेटेड टू टॉपिक। ऐसा ना हो कि टॉपिक अलग है और आपने कुछ अलग ही लिख दिया एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग यू विल गेट मार्क फॉर दैट, तो वो नहीं होगा। तो टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड ही आपको आपके पॉइंट यहाँ पे डालने का मौका मिलेगा। सो दीज आर सम मेजर्स वी शुड टेक सो दैट जेंडर इक्वालिटी एंड वीमेन एम्पावरमेंट, ये जो गोल है वो हम हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमारा यूनिट नंबर 6 पूरा होता है।